नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के संबोधन से शुरू हुआ। इसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर देश और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है और भारत मंडपम में हुए विरोध को अफसोसजनक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे कृत्य करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने गरीबों को मकान, युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल का पूरा मूल्य और आयुष्मान योजना के जरिए सुरक्षा देने का काम दिया है। आज विधानसभा का ये बजट सत्र का प्रारंभ हुआ है और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आज उन्होंने हमारे सदन को संबोधित किया है और पिछले 11 वर्षों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, लगातार अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आम व्यक्ति के जीवन को सरल करने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे लोगों तक लाभ पहुंचाने की बात हो, गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की बात हो, चाहे गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने की बात हो, बहुत सारी अनेक उपलब्धियां हैं। चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य देने की बात हो, चाहे किसान के मुआवजा अगर खराबा हुआ है तो उस तक मुआवजा पहुंचाने की बात हो, या आयुष्मान जैसी योजना, चिरायु योजना के माध्यम से व्यक्ति को सुरक्षित करने की बात हो, एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारी सरकार ने पिछले जो 11 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के जन के उनके बदलने का काम किया है। चाहे विकास की बात हो, आज अगर गांव के अंदर देखें, गांव की तस्वीर बदलने का काम पिछले लगभग 11 वर्षों में हमारी सरकार कर रही है, गति से काम कर रही है। और आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने बजट सत्र का शुभारंभ किया है और अब उसके ऊपर चर्चा होगी। जो महामहिम राज्यपाल जी ने आज बात रखी है उसके ऊपर चर्चा होगी आज, क्योंकि उसका प्रारंभ हुआ है। कांग्रेस के डीएनए में है देश को अलग अलग स्थानों पर शर्मसार करना, देश को अपमानित करना। कांग्रेस यहां तो करती रहती है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को उनका अपमान करना, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भारत मंडपम में एआई समिट हो रही है और उस समिट के अंदर पूरे वर्ल्ड से वहां काफी संख्या में प्रबुद्ध जन उस समिट का हिस्सा बन रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं, और इस प्रकार की हरकत करना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी समाज को दिशा और प्रेरणा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया और कहा कि उनकी प्रेरणा से सरकारी नीतियों और सामाजिक प्रयासों में और अधिक सुधार किया जाएगा। तो वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने अभिभाषण के दौरान मेज थपथपाकर अनुचित व्यवहार किया। उनका कहना था कि भाषण में कुछ नया नहीं था और सरकार ने अपनी असफलताओं पर ही पीठ थपथपाई। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल केवल लिखित सामग्री पढ़ने के लिए पहुंचे थे। वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष ने भाषण को ना तो पढ़ा, न सुना और न समझा। उन्होंने इसे कॉपी पेस्ट और बिना तथ्य के बताया। राज्यपाल जी ने जो अभी भाषण पढ़ा और सरकार की तरफ से बहुत आज्ञा बताई गई,
मेल आए बातें नहीं है मेल के लिए, अभी भाषण सुना जाता है, क्योंकि ये हमारे राज्यपाल जी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और सरकार ने उनको लिखा पढ़ा बना दिया, लिख के जो दिया वो पढ़ा दिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कोई घिसा पड़े बातें, कोई जिस प्रकार से देश खपाए जा रहे थे। तो शाम में युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने 13 मार्च को हांसी में होने वाली सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस रैली को लेकर दर्जनों गांवों का दौरा कर निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के समर्थक बड़ी संख्या में रैली में पहुंचेंगे। चौटाला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस व्यवस्था और कानून व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से चरमराया हुआ है। बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने दावा किया कि जेजेपी के दबाव में सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन हजारों लोगों की पेंशन अब भी कटी हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 लेजर वैली ग्राउंड में चल रहे सरस मेला में 900 लखपति दीदियों ने स्टॉल लगाए हैं, जो वेस्ट मटेरियल से सामान बनाकर बेच रही हैं। हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने वेस्ट बंगाल की लखपति दीदी ज्योत्सना से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। दोस्तों, इस वक्त मैं सरस मेले में मौजूद हूं और ये मेला 26 फरवरी तक यहाँ पर इसी तरह से लगा रहेगा। तमाम गुरुग्राम वासी इस मेले में पहुंच रहे हैं और तमाम तरह की ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं, 32 स्टेटों के यहाँ पर अलग अलग जो कलाकारी है, जो हुनर है, जो शिल्पकारी है, वो देखने को मिल रही है। फिलहाल वेस्ट बंगाल की स्टॉल पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जब हौसले बुलंद हो तो क्या नहीं किया जा सकता, वही मिसाल कायम करते हुए ज्योत्सना ने, जो कि वेस्ट बंगाल की है, उन्होंने जो पराली उस वेस्ट से अच्छा इस तरह की जो तस्वीरें, तमाम तरह की सुंदर और मनमोहक तस्वीरें बना दी हैं। फरीदाबाद के नो हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार की दुल्हन बिना बारात के लौटने का मामला चर्चा में है। बिट्टू ने एक बिचौलिए के जरिए 1,20,000 रुपए में शादी तय की थी, जिसमें 30,000 रुपए अग्रिम लिए गए थे। जब वो अपनी वापस बारात लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित एक मंदिर पहुंचा तो वहां ना तो दुल्हन थी और ना ही बिचौलिए का कोई सुराग मिला। काफी इंतजार और प्रयासों के बाद निराश होकर बिट्टू ने अपनी बारात बिना दुल्हन के फरीदाबाद लौटानी पड़ी। वहीं बिट्टू ने पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बिचौलिए की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर नमस्कार जी। सर, बिट्टू बजरंगी का एक मामला है, बताया जा रहा है कोई शादीवादी को लेकर कोई फ्रॉड हुआ उनके साथ में, क्या है पूरा मामला है? जी, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी पुत्र खुशीराम जो संजय इंक्लेव में रहता है, उसने कल एक शिकायत दी कि मेरे साथ 2025 में 3 आदमी हैं, रानी, प्रदीप और बंटी, जिन्होंने शादी का झांसा दे करके एक लड़की दिखाई और उससे उन्होंने उसका टिक्का भी कराया था, शादी की डेट भी तय हो गई थी और उसके बाद में पैसा लेकर के शादी नहीं की, उसके साथ धोखाधड़ी की है, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। जनाब, कितना पैसा उससे लिया बिट्टू बजरंगी? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए जी। रेवाड़ी पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की बस को नशे में चलाने वाले चालक के कारण जब्त कर दिया। चालक बस स्टैंड डिपो में बस लेकर जा रहा था और प्राइवेट बस चालक से झगड़ा करने लगा, जिससे प्राइवेट बस चालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अल्कोहल डिटेक्टर से जांच की, चालक नशे में पाया गया और बस को जब्त किया गया। सवारियों को दूसरी बस से भेजा गया और चालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है।
सर ये रोडवेज वाला जो गेट से बाहर निकल गया था, तो प्राइवेट बस वाला अंदर बढ़िया था, वो अपने सही आ रहा था, ये जा रहा था, तो उसने कहा कि भैया आप वापस ले लीजिए, इससे गाड़ी क्लोज करी। तो उसने इसकी शिकायत करी, सर ये दारू पी रहा है, शराब पी रहा है। हमने अपनी अल्कोहल मशीन से इसका जो चेक करा, उसमें इसका शराब का सेवन आया है। तो क्या है, बस को इम्पाउंड किया है, सिर्फ चलाने का? अभी चलान कर रहे हैं इनका, अभी तक कागज पेश कर रहे हैं, तो उस पर चलान करेंगे। देख रहे थे कि लाइसेंस भी नहीं है ड्राइवर के पास, कहीं ना कहीं लाइसेंस फोन में ले रहा है, कॉपी इनकी जमा होती है, ये उसमें है, ये क्या बोलते हैं, लीज। तो ये यात्री परेशान है अभी, आप देख रहे हो? नहीं, यात्रियों के लिए दूसरी बस लगवा दी हमने। चालक के खिलाफ क्या कार्रवाई कर? चालक के खिलाफ हम चलान दे रहे, शराब जो पी रखी है उसका। समालखा के जुरासी रोड पर 30 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव झाड़ियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर हरियाणा पुलिस की सीआईए टीम, एसएचओ और डीएसपी आत्माराम पहुंचे। युवक की आंख और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। प्रारंभिक जांच में गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत सिविल अस्पताल भेज दिया है। डीएसपी ने बताया कि 4 टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असली कारणों का पता चल पाएगा। तो समाल खान जरासी रोड का ये पूरा मामला है। झाड़ियों में शव मिला है, जिसके बाद पुलिस उस शव के शिनाख्त में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि शव की हत्या की है या फिर वो किसी घटना का शिकार हुआ है। लगातार पुलिस जांच में जुटी है और जब ये शव मिला तो इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीण वहां पर पहुंचे। हालांकि पुलिस अभी जांच में जुटी है। जो भी मामला सामने निकल कर आएगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो झाड़ियों में ये शव मिला है, जिसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस लगातार ग्रामीणों से भी पूछताछ कर रही है और शव की शिनाख्त के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो झाड़ियों में शव मिलने से वहां इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये सुबह समालखा पुलिस को सूचना मिली थी कि जरासी रोड के जो नहर जाती है, रजवाया जाता है, उसके राइट साइड पटरी में आगे चल के किसी नौजवान की डेड बॉडी पड़ी है। तो मौका पाकर एसएचओ साहब हमारे समालखा के मौका पे आए थे और सीन ऑफ क्राइम टीम और मैं भी पहुंचा हूँ, सीआईए स्टाफ भी यहाँ आया है। तो अभी इसका कोई पता नहीं चल रहा, ये इसके नाम पता नामालूम लड़का है, उसकी उम्र 30 साल के करीबन है। तो अभी इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसको मौत कैसे हुई, किस वजह से हुई, ये कहना पाइपलाइन में ही है। जुलाना में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकते 128 किलो 912 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि करसोला गांव का प्रदीप जिंद की तरफ नशीला पदार्थ ले जा रहा था। जुलाना थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने करसोला माइनर के पास नाकाबंदी की। जब स्कॉर्पियो गाड़ी रोकने का इशारा किया गया तो चालक गाड़ी मोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी में गांजा मिला है, जिसकी मार्केट में कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने प्रदीप वासी करसोला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस गश्त पे थी। गश्त के दौरान सूचना मिली भाई एक प्रदीप नाम का लड़का करसोले का जो गांजा बेचने का काम करता है और अपने साथ लिए हुए हैं। अगर नाकाबंद करके रेड की जाए तो गांजे सहित काबू आ सकता है, जिस पर 6 स्पीडों की टीम ने करसोला माइनर पर नाकाबंदी करके प्रदीप नाम के लड़के को काबू किया। उसकी गाड़ी स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उस गाड़ी में 128 किलो 912 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है।
आज पेश अदालत करके रिमांड हासिल किया जाएगा। कुछ पता चला कहाँ से कहाँ लेके जाने की फिराक में थे? अभी तो इतना ही सामने आया तफ्तीश के दौरान भाई ये उड़ीसा से खरीद के लाया था। अभी कार्रवाई अभी कहाँ लेके जा रहे थे? अभी वो पूछताछ में पता लगेगा अभी कहाँ से लिया था ना कहाँ ले जाना था। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 65 में मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रही 3 से 4 वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। अनियंत्रित कार आगे बढ़ती हुई सड़क किनारे लगी लोहे की ग्रिल से जा टकराई और इसका अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चालक नशे की हालत में था, जिससे उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, कार को कब्जे में लिया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू किया। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। क्या मामला है जी? एक्सीडेंट हुआ है। ये हमें ईआरबी से सूचना प्राप्त हुई कि भाई ये करेटा गाड़ी है, एक आल्टो को भी साइड मारी और डिवाइडर पे थोड़ा सा ये रेलिंग वगैरह तोड़ दी इसने। और जैसे कंप्लेंट प्राप्त होगी, जो जैसी सूरत होगी नियमानुसार कार्रवाई अपना लाई जाएगी। तो लगातार अभी ड्राइवर वगैरह सब सेफ है? हाँ, सेफ है सब। कितने आदमी बताए जाते हैं? अभी फिलहाल में 2 सुनी है जी, 2 आदमी थे, लेकिन ठीक है, कोई चोट वगैरह नहीं। कुछ यहाँ पे इस हाईवे की बात कर जाए तो लगातार हाईवे इस 65 वाले कट पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। कुछ ऐसा कोई प्रावधान यातायात पुलिस के द्वारा करवाया जाएगा कि इस तरीके की लगाम? देखो, पुलिस 24 घंटे यहाँ पे पेट्रोलिंग तो कर ही रही है। कई बार क्या होता है कि कोई नींद में चल रहा, कोई हो जाती है। क्या नाम है आपका? भाई रचित सिंह राजपूत। क्या हुआ था भाई? भाई ये बंदा ड्रिंक करके चला रहा था, हम अपनी सीधी साइड आ रहे थे, इन्होंने हमारी गाड़ी ठोकी थी सेक्टर 3 से आगे की साइड। ये ठोकते हम उतर के पूछ रहे थे कि भैया क्या हो गया, आराम चला लो। इतने में तो ये ठोकते दोबारा भग गए। फिर हमने इनका पीछा करा, बहुत आगे तक करा, ये कभी बीबीटीबी साइड गए, कभी एसआरएस साइड गए। फिर इन्होंने रास्ते में 2-3 गाड़ी और ठोकी हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से सीधा सीधा जैसे तैसे पीछा करके आए हैं। पूरी गाड़ी हमारी खत्म हो गई, हमारी अल्टो K10 थी, पूरी गाड़ी इन्होंने हमारी खत्म करी है। उसके बाद जैसे ही हमसे मिस हुए, उसके बाद उन्होंने पूरी गाड़ी ठोक के जैसे तैसे हमें यहाँ मिले हैं। उसके बाद हमें नहीं मिले, कहाँ गए, भग गए। एक गंजा सा आदमी मिला था हमें। उसके बाद पब्लिक ने बोला कि इस गाड़ी में से नहीं उतरा, तो हमने फिर वो छोड़ दिया। कितने लोग थे इसमें? ये 2 लोग थे। पुलिस वाले कर लेंगे। फरीदाबाद में एक कबाड़ी व्यापारी ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए 6 महीने बाद 100 ग्राम सोने के गहने एक परिवार को लौटा दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में अशोक शर्मा और उनके परिवार ने चोरों से बचने के लिए अपने सोने को एक डिब्बे में रखकर कबाड़ में दे दिया था, लेकिन दीपावली के समय उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने 15 लाख रुपए की ज्वेलरी को गलती से कबाड़ समझकर बेच दिया है। तो वहीं 4 महीने बाद कबाड़ी के मालिक ने वो गहने ढूंढकर एसीपी जितेश मल्होत्रा की मौजूदगी में परिवार को वापस किए। एसीपी कार्यालय में इसलिए आया हूं क्योंकि हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया था दिवाली पर। एक कबाड़े में हमारा 10 तोला गोल्ड जो है चला गया था हमसे गलती से, और वो आज हमें हाजी साहब ने, हाजी अख्तर खान साहब हैं, उन्होंने आज अपनी ईमानदारी की मिसाइल कायम की है। उन्होंने वो जो एसीपी साहब के ऑफिस में आकर के वो गोल्ड जो है दिया है और हमें बुला करके इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आ जाओ, आपका जो है सामान मिल गया है। सारे काफी पुरानी घटना है वैसे। सर ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए, इन्होंने कबाड़ा स्क्रैप बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीना पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहां नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था, तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा, डाल दिया होगा पितल समझ करके। और आगरा कैनाल पे इनका जो है कबाड़ी का काम है। इन्होंने इनके यहाँ से कुछ कबाड़ी का सामान जो है वो खरीदा था 6 महीने पहले। तो उसी में इन्होंने
क्योंकि ये कुंभ में नहाने के लिए गए थे, स्नान के लिए, और इसलिए अपना जो गोल्ड था वो कबाड़े में छुपा के चले गए थे। बाद में इनको ध्यान नहीं रहा तो वो उन्होंने कबाड़ को बिना चेक किए ही उसको बेच दिया, और तब से ये इनके पास 2-3 बार गए भी, लेकिन इनको अब एक दिन पहले वो मिला तो ये अब इन्होंने आके हमें सूचना दी। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में बेटियों के विवाह को लेकर परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है। इस योजना का लाभ उन गरीब पात्र परिवारों को मिल रहा है जो अपनी बेटी के विवाह और के दौरान खर्च उठाने में असमर्थ थे। ऐसे पात्र लोगों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें बहुत सहायता मिली है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना सरकार की एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के तहत समाज के अंदर जो बीपीएल परिवार है उनके सभी वर्गों को सरकार कन्यादान के रूप में 71,000 रुपये, 51,000 रुपये, 41,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और ये अनूठी इसलिए स्कीम है कि गांव के अंदर जो गरीबी रेखा में जीवन यापन लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया योजना है जी, गरीब के लिए बहुत फायदे वाली योजना, बहुत अच्छे कर्म कर रही है सरकार। गरीब की सहायता बहुत ज्यादा हो रही है। ये मैंने बेटी की शादी करी थी, इसके लिए फॉर्म भरे मैंने, ये आधार कार्ड, पहचान पत्र, यानी कि जितना भी प्रूफ है बेटी का भी और जवाई का भी, रिश्तेदार का भी और रिश्तेदारनी का भी, बेटी की माँ का भी, पिताजी का भी और गवाह का दो का भी, उनके राशन कार्ड, जितने प्रूफ है ये सभी आए जी। बहुत अच्छी योजना है सर। ये एक बीपीएल फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा शगुन है ये, जो सरकार के द्वारा मुहिम चलाई गई है इस योजना के तहत, और बहुत अच्छी सुविधा है ये। बिल्कुल सर, हमने लाभ लिया इस स्कीम का। इसका सर ऑनलाइन फॉर्म पूरा डिटेल इसकी है, इसके ऊपर ऑनलाइन सिस्टम पे पूरा डाला हुआ है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से कोई सिस्टम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सब पूरा टोटल प्रोसीजर पूरा ऑनलाइन है। यस सर, मेरी सिस्टर की शादी थी। कितने मिले? 71,000 सर, 71,000 रुपये। तो बिल्कुल धन्यवाद करेंगे सर सरकार का। हरियाणा की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।